बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था बिजनेस क्या होता है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होती है। देन फिर मैंने आपको कंपनी को आगे डिटेल में डिस्कस किया था कि गोल ऑफ अ कंपनी क्या होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर होता है। अगर उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी अगर कंपनी के गोल में और जो मैनेजमेंट है आपकी उसके गोल में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। उस एजेंसी प्रॉब्लम को हम कैसे रिड्यूस करते हैं बेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट क्लास के अंदर। आगे बेटा हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, जिसमें व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं और उसकी क्या टाइप्स होती हैं, अगर आपने किसी जगह पे इसको पहले से डिस्कस किया हो किसी क्लास किसी सब्जेक्ट के अंदर। जी पढ़ा हो बेटा पहले फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। एनीवन बेटा यस नो में आंसर दिया करें मुझे, पढ़ा है या नहीं पढ़ा टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो? नो सर, नहीं पढ़ा। चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम तक हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी, उसके लेक्चर्स बेटा आपके उसके ऊपर चैनल के ऊपर अपलोड हो गए, आप उनको वहां से देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास हमारी होगी ये भी इस क्लास के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, इसको भी आप देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मार्केट। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मार्केट क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे मार्केट? फाइनेंशियल को छोड़ दो, सिर्फ मार्केट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज मार्केट? एनी वन ऑफ यू, मार्केट क्या होती है बेटा? बोला करें बेटा, पार्टिसिपेट किया करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ। कलेक्शन ऑफ शॉप्स। जी मैं क्या सॉरी? द कलेक्शन ऑफ शॉप्स। ओके, कलेक्शन ऑफ शॉप्स, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं यार हम मार्केट में जाते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ जी कि मार्केट है क्या, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? उन्होंने बोला जी वहां पे मुख्तलिफ दुकानें होती हैं। चलें, और दो मिनट आपके माइंड में आता है। देखें अक्सर जब हम मार्केट को डिफाइन करते हैं कंपटीशन होता है। डिफाइन जी सॉरी बोलिएगा। कंपटीशन बेटा सर जहां बायर और सेलर्स एक्सचेंज करते हैं ट्रांजैक्शन और गुड्स को। ठीक है, यानी ऐसी प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में चीजों की खरीदो फरोख्त करते हैं, यानी नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उनको हम लोग मार्केट बोलते हैं। जिस तरह आप लोगों ने कोई चीज खरीदनी है, आप कहते हैं जी मैं अनारकली बाजार मार्केट चला गया या मीनपुर बाजार मार्केट में चला गया। तो मार्केट बेसिकली किसी जगह का नाम है जहां पे हम चीजों की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो ये तो होगा बेटा डेफिनेशन ऑफ मार्केट, जहां पे चीजों को खरीदा या बेचा जाता है। हमारा जो टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है? ऐसी मार्केट्स वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। नो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज मीन बाय सिक्योरिटी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, अगर आपको याद हो, बॉन्ड, शेयर्स, ये जो पेपर्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो बेटा कंपनीज मार्केट में पेपर इशू करती हैं। उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है। तो वो पेपर जिन जिन मार्केट्स में आपको मिलेंगे, दोज मार्केट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। यानी फाइनेंशियल मार्केट्स का पर्पस क्या है? सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त। सिक्योरिटीज का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये पेपर्स होते हैं। अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चाहिए कंपनी को, तो कंपनी ने कहा जी 10-10 रुपए के पेपर इशू कर देते हैं। हम लोग वो पेपर खरीदेंगे, कंपनी को पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो पेपर, क्योंकि उन पेपर के ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, कंपनी के मोहर लगी होती है, इसलिए कंपनी उन पेपर से मुकर नहीं सकती। तो जहां पे वो पेपर की खरीदो फरोख्त होती है, जिन जिन मार्केट्स के अंदर, दोज मार्केट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन समझ आ गई, द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। जी बेटा डेफिनेशन समझ आ गई? जी सर। ओके, अच्छा अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि किस मार्केट में किस तरह के आपको पेपर मिलेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहली मार्केट है बेटा जो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब मैं ये फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप्स पढ़ाने लगा हूं। ओके, पहली मार्केट है बेटा हमारे पास प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी फर्स्ट टाइम।
ऐसी मार्केट जहां पे कंपनी पहली दफा अपना पेपर इशू करती है। तो बेटा जिस मार्केट में कंपनी पहली दफा अपना पेपर इशू करेगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यानी वो पेपर पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना है, तो मार्केट में पेप्सी के शेयर्स अवेलेबल हैं। कोक का शेयर खरीदना है, मार्केट में अवेलेबल है, नो। अब अगर कोई पेप्सी कंपनी किसी नए नाम से कोई नया पेपर मार्केट में लेके आती है, तो वो पेपर जो होगा जिस मार्केट में वो मिलेगा, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यानी आप इसको ये कह लें कि दिस इज अ ब्रांड न्यू मार्केट। यानी वो पेपर उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता मार्केट में। फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले एंग्रो यूरिया ने एंग्रो रुपया के नाम से एक पेपर इशू किया था, एंग्रो रुपया के नाम से। अब वो पेपर जिस मार्केट में इशू हुआ था, दोज मार्केट्स आर कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अच्छा, अब प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो दो तरह से मिलती है। दो तरीके हैं बेटा जहां पे प्राइमरी मार्केट में आपको सिक्योरिटीज मिलती हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? यानी जो कंपनी एक पहले देखें, ये एक तो बेटा ये ब्रांड न्यू सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल नया पेपर होता है जो कि मार्केट में पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो दो तरीके होते हैं उस पेपर को बेचने के लिए। एक होता है डायरेक्ट प्लेसमेंट, और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, डायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे देता हूँ। यानी अगर कंपनी अपना पेपर मार्केट में लेके आती है और कंपनी आप लोगों से कहती है कि जी फलां फलां जगह पे मेरे ऑफिसेज हैं, डायरेक्टली आके आप मुझसे परचेज करो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेसमेंट। यानी कंपनी बीच में किसी मिडिल मैन को इस्तेमाल नहीं कर रही, कंपनी बीच में किसी ब्रोकर को इस्तेमाल नहीं कर रही, यानी डायरेक्ट कंपनी और इन्वेस्टर जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी होगी, कंपनी जो है वो पेपर इशू करेगी। ये मैंने एक वर्ड लिखा आईपीओ, मैं बताता हूँ ये क्या है। और डायरेक्ट बेटा मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स मीन हम लोग जिन्होंने खरीदना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेपर चाहिए तो कंपनी कहती है जी मेरी फलां जगह पे ऑफिस है, आप वहां से आके मुझसे डायरेक्ट खरीदो, तो दैट मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेसमेंट। लेकिन अगर कंपनी कहती है जी कि मेरे पेपर फलां फलां बैंक में पड़े हुए हैं, आप उन बैंकों से जाके खरीदो, तो कंपनी ने बीच में एक मिडल मैन को इस्तेमाल कर लिया। जब कंपनी अपने पेपर्स बेचने के लिए किसी मिडलमैन को इस्तेमाल करेगी तो बेटा दैट प्लेसमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लेसमेंट, जो नीचे है अभी वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा आईपीओ। आईपीओ स्टैंड फॉर, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आईपीओ का मतलब ये होता है बेटा कि द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। यानी जब भी कोई मार्केट में बेटा पेपर आएगा, उसकी कोई ना कोई तो प्राइस आप रखेंगे ना, कोई ना कोई तो प्राइस उसकी होगी ना। कोई भी प्राइस जो पहली दफा कंपनी अपनी प्राइस सेट करती है, और जहां पे वो कंपनी अपनी प्राइस जो भी प्राइस सेट करेगी, फॉर एग्जांपल जब एंग्रो यूरिया ने एंग्रो रुपया के नाम से सिक्योरिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसने उसकी प्राइस रखी थी 10 रुपए मार्केट में जब पहली दफा पेपर आया, तो दैट 10 रुपीज इज कॉल्ड आईपीओ। तो द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन द मार्केट इज कॉल्ड आईपीओ। उसके बाद वो प्राइस बढ़ भी सकती है, उसके बाद वो प्राइस कम भी हो सकती है। वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली उसकी मार्केट में रेपुटेशन गिरेगी, तो उसकी जो प्राइसेस है वो गिरती जाएंगी। तो डायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा? डायरेक्ट प्लेसमेंट में कंपनी जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट सेल करती है, किनको? इन्वेस्टर्स को। अच्छा, अब सेकंड था इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे नीचे दोबारा लिख रहा हूँ, सेकंड मेथड जिसके जरिए कंपनी मार्केट में सिक्योरिटी बेचती हैं, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी जो है वो डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को नहीं बेचती, यानी इन्वेस्टर को नहीं बेचती, बल्कि कंपनी क्या करती है, कंपनी वो बेटा यूज करती है बैंक्स को। बैंक्स आगे बेटा जो सिक्योरिटीज हैं वो आईपीओ प्राइस के ऊपर इन्वेस्टर को देते हैं। देखिए डायग्राम में थोड़ा सा फर्क आ गया। फर्क ये आया कि मैंने बीच में एक वर्ड लिख दिया बैंक्स का।
कि कंपनी जो है वो खुद नहीं बेचेगी, बल्कि कंपनी ये कहेगी कि मेरा नया पेपर इशू किया है, इसको आप फलां बैंक से जाके ले सकते हैं। तो बेटा वो जिस बैंक से आप जाके लोगे वो उस वक्त आपके लिए प्राइमरी मार्केट होगा। तो ये वो मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट, जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जो कि कंपनी पहली दफा इंट्रोड्यूस कर रही है और ये पेपर इससे पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अब क्वेश्चन ये है कि जब कंपनी बैंक्स को इन्वॉल्व करेगी तो क्या बेटा बैंक फ्री में सिक्योरिटीज बेचेंगे कंपनी की? बताएं जरा। जो बैंक सिक्योरिटीज बेचेंगे कंपनी का, तो क्या बैंक फ्री में बेचेंगे सिक्योरिटीज? नहीं सर। डेफिनेटली बेटा बैंक कोई ना कोई अपनी फीस चार्ज करेगा। तो बैंक क्या करता है? बैंक जो है वो मोस्टली दो तरह की सर्विसेज ऑफर करता है। यानी बैंक ने अपनी फीस तो आपसे लेनी ही लेनी है, और उस फीस के लिए बैंक जो है वो आपसे दो किस्म की सर्विसेज चार्ज करेगा। द फर्स्ट वन इज अंडरराइटिंग, the first service is underwriting and the second service is best efforts offering। ये बेटा बैंक जो है वो कंपनी को दो किस्म की सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है। अब कंपनी की मर्जी है कि उसने अंडरराइटिंग की सर्विस लेनी है बैंक से, या कंपनी की मर्जी है कि उसने बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग लेनी है। अच्छा, इन दोनों सर्विसेज में फर्क क्या है? और याद रखिएगा बेटा, बैंक से भी सिक्योरिटी आपको उतनी ही प्राइस में मिलेगी जितनी प्राइस में आप डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं। ये नहीं कि अगर कंपनी 10 रुपए का बेच रही है तो बैंक आपको 12 रुपए का बेचेगा, नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है आईपीओ के, बैंक भी जो है वो आईपीओ प्राइस के ऊपर ही आपको सिक्योरिटी देगा। लेकिन कंपनी बैंक को यूज क्यों करती है? कंपनीज बार दफा बैंक को इसलिए यूज करती है कि बैंक जो होता है ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको सिक्योरिटीज बेचने का तरीका आता होता है। और जो कंपनीज नहीं होती है वो मोस्टली बैंक्स को यूज करती हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं आता कि कैसे बेचा जाए, कैसे चीजों को जो है वो एडवर्टाइज करके लोगों से पैसा निकाला जाए। तो इसलिए वो बैंक्स को फिर इन्वॉल्व कर लेती हैं। इस तरह अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो फिर आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले लेते हैं कि यार चलिए हेल्प ले लेते हैं, और वो जो थर्ड पर्सन आपकी हेल्प कर रहा होता है वो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेगा। अब अगर आपने कहीं बाहर अप्लाई करना हो, अगर आपको प्रोसीजर का नहीं, अगर तो आपको प्रोसीजर का पता है तो फिर आप डायरेक्ट चले जाएं, यानी आप डायरेक्ट उस मुल्क में अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपको प्रोसीजर का नहीं पता तो फिर हम बीच में किसको यूज करते हैं? हम बीच में जो मार्केट के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो बाहर के लिए स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करवाते हैं, फिर हम उन लोगों की सर्विसेज लेते हैं, जिन्हें हम एजेंट्स भी कहते हैं, जो कि बैठे होते हैं, और उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। यानी आप खुद नहीं जा रहे बल्कि आप इनडायरेक्ट वे में जा रहे हैं। उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या चीजें अटैच करनी है, ताकि चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो इंक्रीज कर जाए, और इस चीज के लिए वो आपसे सर्विसेज चार्ज करेंगे। सेम इसी तरह बेटा बैंक भी जो है वो आपसे सर्विसेज चार्ज करेगा। अच्छा, अब फर्क ये है कि अंडरराइटिंग सर्विस में क्या फर्क है और बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग सर्विस में क्या फर्क है। अंडरराइटिंग में बेटा ये होता है, आपने पहले इसको समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ। अंडरराइटिंग में जो है वो बैंक कंपनी से सिक्योरिटीज लेगा और मार्केट में उसको सेल करेगा, और जितनी सिक्योरिटीज बिक गई उसके पैसे, और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकी उसकी वो सिक्योरिटी जो है वो बैंक को खुद खरीदनी पड़ेगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल कंपनी है, अब देखिएगा कंपनी है, उसने 1000 पेपर बेचना है और एक पेपर की प्राइस है 10 रुपए, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि कंपनी को 10,000 रुपया मिलना है पैसे सिक्योरिटीज बेच के। अब बैंक ने 1000 पेपर पकड़ा, कंपनी से मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। सपोज करें इसमें से 800 पेपर बैंक ने बेच दिया, 200 नहीं बिका। अब वो जो 200 पेपर बाकी रह चुका है वो बैंक को खरीदना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी ने अंडरराइटिंग की सर्विस ली है तो फिर बैंक बाउंड होगा कि जितनी भी सिक्योरिटीज बच जाती हैं वो सारी की सारी बैंक को खरीदनी पड़ेगी। सपोज अगर मार्केट में एक भी पेपर नहीं बिकता तो भी 1000 का 1000 पेपर बैंक को खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा रिस्क कौन फेस कर रहा है, कंपनी या बैंक? बैंक सर। डेफिनेटली बैंक फेस कर रहा है, क्योंकि अगर एक भी सिक्योरिटी ना बिकी तो सारी की सारी बैंक को रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बैंक इस किस्म की सर्विस क्यों दे रहा है? अब बैंक पागल तो नहीं है कि वो अपने ऊपर सारा बर्डन आने देगा। बैंक बेटा क्या करता है, अगर बैंक को खरीदनी पड़े सिक्योरिटी तो बैंक जो है जो रिमेनिंग सिक्योरिटीज होती हैं वो लेस देन आईपीओ प्राइस के ऊपर खरीदेगा।
यानी जो बैंक है जो भी सिक्योरिटी आपसे खरीदेगा वो लेस देन आईपीओ प्राइस के ऊपर खरीदेगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में वो सिक्योरिटीज 10 रुपए की बेचनी थी तो मे पॉसिबल जो बैंक है वो आपसे 7 रुपए या 8 रुपए में खरीदे। क्यों? क्योंकि बैंक को पता होता है कि अब ये सिक्योरिटीज तो बिकी नहीं है, मुझको खुद और ये बात पहले से तय होती है। ये मतलब ये नहीं कि अगर बैंक बेचने गया उसको बाद में पता चला तो उसने सस्ता कर दिया, नो। वो कंपनी को पहले से तयशुदा होता है कि अगर सिक्योरिटीज ना बिकी तो बैंक विल परचेज। अब कंपनी को ये फायदा है कि चलो 10 रुपए की बजाय 8 रुपए के हिसाब से अगर बैंक रख लेता है तो चलो 10,000 की बजाय उसको 8,000 रुपया तो आ ही जाएगा ना, वरना अगर खुद बेचती तो एक भी ना बिकती फिर क्या करती। सो दैट्स व्हाई कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब बैंक ये रिस्क उठा रहा है कि अगर कंपनी की मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाती है बाद में तो मे पॉसिबल यही सिक्योरिटी जो उसने 8 रुपए की खरीदी है अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो मे भी बैंक इसको 10, 12, 14, 15 जो भी प्राइस मार्केट में होगी तब उसको बेच देगा। लेकिन तब तक बैंक का जो पैसा है वो होल्ड हो चुका है, यानी उसने उस कंपनी में पैसा लगा दिया। अंडर राइटिंग में बैंक ये काम करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके अच्छा, बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में क्या होता है? बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग के अंदर बेटा बैंक क्या करता है कि बैंक कंपनी से सिक्योरिटीज लेगा और बैंक कहता है जी कि आई विल ट्राई माई सेल्फ कि इसको मैं मार्केट में ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा, मैं फुल कोशिश करूंगा, बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा। जो सिक्योरिटी बिक गई वो भी आपकी और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकी वो बैंक आपको वापस कर देगा। यानी बैंक अपने पास एक भी सिक्योरिटी नहीं रखेगा, जो बिक गई वो भी आपकी और जो ना बिकी वो भी कंपनी को वापस कर दी जाएंगी। और इसके लिए बैंक आपसे कोई ना कोई फीस चार्ज करेगा बेचने के लिए, जो भी आपका और कंपनी के दरमियान तय हुई होगी। अब बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में रिस्क कौन फेस कर रहा है, कंपनी या बैंक? कंपनी सर। कंपनी फेस कर रही है। उसकी रीजन ये है कि अगर एक भी सिक्योरिटी नहीं बिकती तो भी सारी की सारी जो सिक्योरिटीज हैं वो कंपनी को वापस कर दी जाएंगी। तो ये थी बेटा हमारी पहली मार्केट, प्राइमरी मार्केट, जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जो कंपनी पहली दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है और ये सिक्योरिटी मार्केट में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इसको बेचने के दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लेसमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ओके बेटा, सेकेंड टाइप, सेकेंडरी मार्केट्स। अगर बेटा किसी चीज की समझ ना आए तो आप मुझे रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। हम टाइप्स पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की और सेकंड टाइप है बेटा सेकेंडरी मार्केट। इट्स अ वेरी सिंपल टाइप, द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। यानी ऐसी मार्केट जहां पे पहले से ही मौजूद शुदा सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होगी उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना है, पेप्सी का शेयर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जहां से आप खरीदेंगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। आप कहते हैं मैंने नेस्ले का शेयर खरीदना है, नेस्ले का शेयर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जहां से आप खरीदेंगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। यानी वही प्राइमरी मार्केट जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज बेच के चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आज कंपनी ने एक सिक्योरिटी अनाउंस की, फॉर एग्जांपल आज डेट है 9 तारीख और कंपनी कहती है जी 25 तारीख तक आप मुझसे खरीद लें, तो 25 तारीख तक वो मार्केट जो है वो प्राइमरी मार्केट है। 25 के बाद जैसे 26 तारीख होगी, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट में आ चुकी है, अब कंपनी बेच के जा चुकी है, तो वही प्राइमरी मार्केट अब क्या बन जाएगी आपके लिए, सेकेंडरी मार्केट बन जाएगी। हम आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू कर देंगे इन सिक्योरिटीज। तो द मार्केट where existing securities are sold and purchased is called secondary market. थर्ड मार्केट है बेटा हमारे पास मनी मार्केट। Okay beta, the market where securities whose maturities are less than or equal to 1 year sold and purchased. यानी ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि मुझे सिर्फ 6 माह के लिए पैसा चाहिए, तो वो ऐसा पेपर मार्केट में लेके आएगी जिसकी मुद्दत मैक्सिमम 6 माह होगी। 6 माह के बाद कंपनी अपने पेपर आपसे वापस ले लेगी और आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे विद इंटरेस्ट। आप एक इन्वेस्टर, आप कहते हैं यार मेरे पास पैसा पड़ा लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 माह के लिए पैसा लगाना है, उसके बाद मैंने पैसा निकाल लेना है, तो आपको फिर मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। यानी मनी मार्केट के अंदर जो पेपर्स हैं वो खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगी, दोज मार्केट्स आर कॉल्ड मनी मार्केट।
इस मार्केट में बेटा आपको 3 किस्म के पेपर्स मिलेंगे। पहला पेपर जो इस मार्केट में आपको मिलेगा उसका नाम होगा टी बिल्स। टी बिल स्टैंड्स फॉर ट्रेजरी बिल्स, यानी पहला पेपर जो आपको इस मार्केट में मिलेगा वो मिलेगा टी बिल्स के नाम से, जिसका नाम है ट्रेजरी बिल्स। अच्छा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप टी बिल्स खरीद सकते हैं, लेकिन टी बिल्स इशू कौन करता है बेटा? टी बिल्स जो है ये मोस्टली इश्यूज करते हैं गवर्नमेंट, ये कंपनी इशू नहीं करती, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इशू करती है। और गवर्नमेंट कब इशू करती है? जब गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट आता है। जिस तरह अभी हमारा सालाना बजट बोला जाता है, बजट डेफिसिट का मतलब होता है बजट में खसारा। हम कहते हैं कि हमारी इनकम इतनी और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। जब आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा हो तो आप डेफिसिट में होते हैं। तो अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कि जी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त खसारे में जा रही है, गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट के पास इनकम कम है। सालाना बजट बोला जाता है तो उसमें बताया जाता है कि हमारा बजट इस साल इतने खसारे में है। अब गवर्नमेंट को जब प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कभी पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट जो है फिर वो मार्केट से पैसा उठाती है, और मार्केट से पैसा उठाने का सबसे बेहतरीन जरिया ये होता है कि वो टी बिल्स के नाम से एक पेपर इशू करती है, और वो गवर्नमेंट इशू करती है और हम लोग वो पेपर खरीदते हैं। इस पेपर के ऊपर गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट पे करती है, और इस पेपर की जो मैक्सिमम मुद्दत हो सकती है वो 1 साल हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। यानी 3 माह के लिए गवर्नमेंट इशू कर सकती है, 6 माह के लिए कर सकती है, 9 माह के लिए कर सकती है, मैक्सिमम 12 माह के लिए इशू कर सकती है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी कि मार्केट में एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पेपर पड़ा है और एक पड़ा है चाइना गवर्नमेंट का, आप किसको प्रेफर करोगे खरीदना? पाकिस्तानी कमर्शियल टी बिल को खरीदोगे या चाइना के टी बिल को खरीदोगे? चाइना। व्हाई? रीजन बेटा कोई बोला करें बेटा, पार्टिसिपेट किया करें। क्योंकि सर मैक्सिमम प्रॉफिट उधर से मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो डेफिशिएंसी क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि चाइना जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे जो इंटरेस्ट है, वहां पे जो रिटर्न है उसके मिलने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इस पाकिस्तानी पेपर खरीदेंगे तो भी 10% इंटरेस्ट मिलना है आपको फॉर एग्जांपल, चाइना का खरीदेंगे तो भी 10%। फिर अब देखें, कोई भी पेपर जब हम खरीदते हैं बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी किसके ऊपर हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। जहां पे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होता है हमारी कोशिश होती है कि हम वो वाला पेपर खरीद के रख लें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चाइना जो है वो 15% दे रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट 10% दे रही है, तो डेफिनेटली आपको चाइना खरीदना चाहिए क्योंकि 5% आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में ही 10% है 10% है तो फिर क्या करेंगे? फिर किसको फिर प्रेफर सर करोगे? पाकिस्तानी खरीद लेंगे। ओके, फिर आप कहते हैं पाकिस्तानी खरीद लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तानी पेपर खरीदना रिस्की है या चाइना का पेपर खरीदना रिस्की है? चाइना का सर। वाई? क्योंकि सर वो दूसरा मुल्क का, अपने ऊपर एतबार किया जा सकता है, दूसरों पे नहीं। चलें, अगर मैं चाइना यूएसए कर दूं, चलें फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना और यूएसए कर दूं, फिर आप पाकिस्तान को निकाल देते हैं। फिर अब सर यूएसए पे करें। यूएसए ठीक है? सर एज कंपेयर टू चाइना मेरे ख्याल से यूएसए ठीक। बेटा याद रखिएगा, कोई भी सिक्योरिटी, सुनिएगा जो मैं लाइन बोलने लगा हूं, कोई भी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू करती है वो हमेशा लेस रिस्की होती है, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, चाहे वो चाइना की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूएसए की गवर्नमेंट हो। उसकी रीजन क्या होती है कि उसके बैक एंड के ऊपर जो गारंटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। Government doesn't mean that Zardari government. Government doesn't mean that Nawaz Sharif government. Government doesn't mean that Imran Khan government. Government का मतलब है central bank of that country is responsible for the payment. अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी गवर्नमेंट इशू कर रही है, इमरान खान का दौर है आजकल, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर कोई सिक्योरिटी इशू हुई है, 3-4 माह बाद गवर्नमेंट चली जाती है तो आपका पैसा डूब जाएगा। नो, सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो रही है, एक प्राइवेट जॉब ऑफर हो रही है, आप किसको प्रेफर करोगे? सर ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो। फिर अगर आपसे रीजन पूछूं तो आप क्या रीजन दोगे? कि वो लेस रिस्की है, वहां पे यस सर, वो जॉब जाने के परमानेंट चांसेस होती है। कम है। और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब का क्या, आप आज जाते हैं, कोई पता नहीं शाम को आगे से कहीं जाए फारेंगे आप हमारी तरफ से। सेम बेटा ये यस चीज सर। है, कोई भी सिक्योरिटी याद रखिए, कोई भी सिक्योरिटी जिसके बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होगी, इस तरह गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं,
पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट है। अक्सर देखिए जो बड़े लोग हैं हमारे गवर्नमेंट बड़े हैं, उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट की अमाउंट है वो इस तरह के सर्टिफिकेट में लगा देते हैं। तो जिसकी बैक एंड के ऊपर बेटा गवर्नमेंट की गारंटी होगी वो सिक्योरिटी हमेशा लेस रिस्की होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो इंश्योरेंस करता है, अब उसके बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट का दायरा है। अगर खुदा में खासा स्टेट बैंक सॉरी आपकी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा था, जो हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आप उसकी बात करें, अगर वहां पे कंपनी फ्रॉड करती है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। लेकिन अगर ईएफयू आईजीआई जो प्राइवेट कंपनी है, अगर ये फ्रॉड करके चली जाती है तो डेफिनेटली वहां पे आपकी अमाउंट डूबने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू करेगी दैट इज ऑलवेज लेस रिस्की। ओके, एक तो बेटा आपको टी-बिल्स के नाम से मिलेगा। सेकंड पेपर जो आपको इस मार्केट से मिलेगा उसका नाम है कमर्शियल पेपर्स। अच्छा, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ये बेटा मोस्टली कंपनीज इशू करती है, ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती। जब कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है, किस किस्म की कंपनीज? जो हाईली रिप्यूटेड कंपनीज होती है, यानी नेस्ले हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, अगर उनको पैसों की जरूरत पेश आती है तो वो कमर्शियल पेपर के नाम से मार्केट में पेपर सिक्योरिटी इशू करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या नई कंपनी इशू नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन बेटा नई कंपनीज रिस्क नहीं लेती इशू करने का। क्यों? क्योंकि जब कंपनी नई होती है, जो लेस रिप्यूटेड होती है, तो बेटा हम उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। उनको पता होता है कि अगर हमने कोई पेपर इशू किया मार्केट के अंदर तो लोग हमारा पेपर नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो हाईली रिप्यूटेड कंपनी है, जिनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, नेस्ले हो गया, कोक हो गया, उनका सिर्फ मार्केट में नाम आ रहा है कि फलां कंपनी ने पेपर इशू किया, तो हम फौरी तौर पर उसको खरीदने की तरफ चल पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई अगर कमर्शियल पेपर इशू होता है, और ये वो कंपनीज मोस्टली इशू करती है जिनकी मार्केट रेपुटेशन हाई होती है, लेकिन बेटा जो नई कंपनीज है उनको भी तो पैसों की जरूरत पेश आ सकती है ना, वो बेटा फिर इशू करती है मोस्टली थर्ड पेपर जिसका नाम है बैंकर एक्सेप्टेंस। वो ये इशू करती हैं। अब ये बैंकर एक्सेप्टेंस क्या है? एक तो बेटा ये न्यू कंपनीज इशू करती हैं जो मार्केट में बिल्कुल नई होती हैं, या हम इसको कह सकते हैं लेस रिप्यूटेड कंपनीज जो होती हैं, यानी जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत कम होती है, या वो मार्केट में बिल्कुल न्यू होती है, उनको नहीं पता होता कि मार्केट में मतलब हमारा बिकेगा सिक्योरिटी की नहीं बिकेगी। अब क्वेश्चन ये है, सिर्फ पेपर का नाम ही चेंज किया ना, वहां मैंने कमर्शियल पेपर रखा था, यहाँ मैंने बैंकर एक्सेप्टेंस रख दिया। अब हम लोग ऐसी कंपनी के पेपर क्यों खरीदेंगे? उसकी बेटा रीजन ये है कि इस कंपनी की जो गारंटी होगा वो बैंक देगा। यानी जो नई कंपनी है, लेस रिप्यूटेड कंपनी है, उसकी गारंटी एक बैंक देगा। बैंक ये गारंटी देगा कि आप लोग इस कंपनी की सिक्योरिटी खरीदो, अगर ये कंपनी आपसे फ्रॉड करके आपका पैसा लेके भागती है तो आई विल पे, यानी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ पेमेंट करने का। जिस तरह हम अक्सर आप गाँव वगैरह में देखें तो बीच में हम गारंटर को शामिल कर लेते हैं। तो गारंटर को शामिल करने का मकसद क्या होता है कि भाई अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो गारंटर पैसे देगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि यार चलो ठीक है, अगर कंपनी फ्रॉड करेगी भी तो ये बैंक तो यहाँ पे अवेलेबल है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बैंक ऐसी कंपनी की गारंटी क्यों देगा जो लेस रिप्यूटेड है और अभी वो बिल्कुल मार्केट में न्यू है, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगी भी कि नहीं होगी? क्यों देगा बैंक गारंटी बेटा? सर क्योंकि कंपनी ने जो है वो बैंक के थ्रू ही आगे अपना कनेक्शन किया होगा, और बैंक में उसके कंपनी के पैसे वगैरह पड़े होंगे या शेयर्स होंगे। लेकिन फिर भी बेटा बैंक इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? में पॉसिबल बेटा बैंक ने उस कंपनी के सारे जो एसेट्स हैं वो प्लेज किए हों, गिरवी रखे हों। बैंक कहे कंपनी को भाई अपने ऐसे मेरे पास एसेट्स मेरे पास गिरवी रखवाओ, देन आई विल गिव यू द गारंटी। बेटा बैंक कभी भी अपने पैसों को नहीं सैक्रिफाइस करेगा। हो सकता है बैंक, जिस तरह हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है जी कोई चीज गिरवी रखवाओ, हम सोना रखवा देते हैं। अब 10 लाख का सोना होता है, लोन हमें मिलता है 2 लाख का, 3 लाख का। इसी तरह बेटा में पॉसिबल बैंक ने जो है उसने उस कंपनी के सारे एसेट्स प्लेज किए होंगे, भाई अगर तुम भागे तो तुम्हारी एसेट बेच के मैंने लोगों को पैसे वापस करने हैं। लेकिन इससे हमारा ट्रस्ट ये बहाल हो गया कि अगर कंपनी भागेगी तो कम से कम बैंक तो यहाँ पे अवेलेबल है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस में से कौन सा पेपर खरीदना लेस रिस्की है? कमर्शियल पेपर और बैंक, टी-बिल को छोड़ दें, वो तो हमेशा लेस रिस्की है। कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस में से कौन सा पेपर खरीदें तो आपको रिस्क कम फेस करना पड़ेगा? कमर्शियल पेपर सर। कमर्शियल पेपर।
कमर्शियल पेपर लेस रिस्की है। यस सर। वाई बेटा? अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और आपने उसका पेपर खरीद लिया, तो क्या रेपुटेशन गारंटी देती है कि कंपनी भाग गई फ्यूचर में तो आपके पैसे वापस करेगी? रेपुटेशन डैमेज भी तो हो सकती है ना, कोई फ्लॉप कंपनी के साथ कोई मसला भी तो हो सकता है ना। आज आपने पेप्सी का शेयर खरीदा, 5-6 महीने बाद जिस तरह कोरोना आया हुआ, खुदा ना खासा कंपनी जो है वो फ्लॉप कर जाती है, तो फिर। लेकिन अगर यहाँ पे बैंकर एक्सेप्टेंस में आपने पैसा खरीदा और कंपनी भाग जाती है, तो गारंटर है कि नहीं है? सर बैंक भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आपका वहाँ पे फ्लॉप हो जाए, खत्म हो जाए। चांसेस देखिए, हम लेस रिस्की की बात कर रहे हैं, रिस्क इज ऑलवेज देयर। वहां पे 2 लोग पैसा लेने के लिए, वसूल करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। कमर्शियल पेपर में कौन है? कोई गारंटी ली आपने सिर्फ कंपनी का नाम देखा कि जी फलां कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने पैसा लगा दिया। अब वहां पे कोई क्या गारंटी है कि पैसे वापस मिलेंगे? मैं ये नहीं कहता कि हमेशा फ्रॉड ही होगा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बेटा। आपने रैशनल होकर सोचना है। अब एक बंदे को आपने लोन, अब चलिए मैं इस तरह कहता हूँ, आपने मिस्टर ए को लोन दिया, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, आपने उसको लोन दिया, यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो आपने उसको लोन दे दिया। एक आपने मिस्टर बी को लोन दिया, लेकिन उसके साथ आपने मिस्टर डी की गारंटी भी ली है कि यार तुम इस बी की गारंटी दो तो मैं इसको लोन दूंगा। अब मुझे बताओ, पहले वाला लोन ज्यादा सेफ है या दूसरे वाला लोन ज्यादा सेफ होगा आपका? सर दूसरे वाला ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पहले वाला तो आपने चले ट्रस्ट पे दे दिया, लेकिन मैं अगर वो आपका ट्रस्ट तोड़ दे, वो आपको पैसे वापस ना करे, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड में अगर वो पैसे लेके भागेगा, तो जो डी पर्सन है जिसने गारंटी दी है वो भी अवेलेबल है। हाँ, अगर वो भी भागेगा देन आपके पैसे डूबेंगे। चांसेस कम है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि यानी अगर आप ये देखें कि पैसे वापस आने के चांसेस किस में ज्यादा है, तो वो दूसरे वाले में ज्यादा है। इसी तरह बेटा बैंकर एक्सेप्टेंस जो है, अगर देखा जाए तो ये लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट है। लेस रिस्की इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो गारंटी दे रही है कि अगर ये बंदा पैसे वापस नहीं करता तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। सो दैट्स व्हाई। और अगर इन तीनों में देखें तो सबसे कम रिस्क जो रिस्की है बेटा, वो हमेशा टी बिल्स है, क्योंकि टी बिल के पीछे तो गारंटी हमेशा गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक इतनी जल्दी भागते नहीं है। अंडरस्टैंड बेटा? मनी मार्केट समझ में आ गई? यस सर। यस सर। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? सर सेकेंडरी मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे, मैं ना फ्री काम के लिए बाहर गया था, तो वो इसे इसका ओवरव्यू दे दूं बेटा? सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट बेटा वो मार्केट होती है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, यानी जहां पे पहले से शेयर पड़े हुए हैं, आपने जाके खरीद लिया। यानी आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना, जहां से खरीदोगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। आपने कोक का शेयर खरीदना, जहां से खरीदोगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। वही प्राइमरी मार्केट जहां पे आपको ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज मिले थी, कुछ अरसे बाद वही मार्केट आपके लिए सेकेंडरी मार्केट बन जाएगी। सेकेंडरी मार्केट की सिर्फ मैंने डेफिनेशन दी थी, उसमें डिटेल नहीं है इतनी ज्यादा। यानी द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। एग्जांपल आप इसकी ऐसे ले लें, आप पहली दफा कोई नया मॉडल आता है गाड़ी का, अब जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जहां से मिलेगा वो आपके लिए प्राइमरी मार्केट है। अब वो मॉडल मार्केट में आ गया, अब आप आपस में खरीदना और बेचना शुरू कर देंगे, वही प्राइमरी मार्केट अब आपके लिए क्या बन जाएगी? सेकेंडरी मार्केट बन जाएगी। तो सर अगर मैं उसी चीज को जो है मैं पहली दफा खरीद रहा हूँ, तो फिर भी वो सेकेंडरी मार्केट नहीं, आप चाहे पहली दफा खरीद रहे हैं, आपने देखा ना सिक्योरिटी की नेचर क्या है। अगर वो सिक्योरिटी मार्केट में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई है, वो मार्केट में पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, किसी के पास भी नहीं है वो, तो अगर आप वो खरीदोगे तो वो आपके लिए प्राइमरी मार्केट है, यानी उससे पहले वो है ही नहीं, तो वो प्राइमरी मार्केट है। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी मार्केट में पड़ी हुई है और आप पहली दफा खरीद रहे हो, तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट है। यानी आपने सिक्योरिटी के नेचर को देखना है। आप आज कहते हो जी मैंने सिटी लेनी है, तो सिटी तो मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे पहली दफा ही खरीद रहे हो जिंदगी में, तो वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट है। ओके। तो चीज की नेचर पे देखना है कि वो चीज पहले अवेलेबल है या नहीं। अगर कोई चीज बिल्कुल नहीं आती है, ब्रांड न्यू आती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिटी का नया मॉडल आने वाला है जून में, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिटी का जो नया मॉडल है वो जून में आने वाला है, तो जून में जो सिटी का नया मॉडल आएगा, अब जब वो मॉडल इंट्रोड्यूस होगा, तो जिस मार्केट में वो इंट्रोड्यूस होगा वो आपके लिए प्राइमरी मार्केट है। बेटा ये जो आप लाइनें लगाते हैं ना, ये ना समझे कि मुझे आइडिया नहीं हो रहा किसने लाइन लगाई है,
मैंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, इस चीज से जरा बाज रहना है आप लोगों ने। समझ आ गई? अब लाइन लगाया, मैं आपको बताता हूं किसने लाइन लगाई है। तो हमारी बेटा वीडियो एंड हो रही है, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट बेटा जो 2 टाइप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू।